नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास का SC2 का नेक्स्ट अध्याय आधुनिकीकरण की ओर। और इसमें हम औद्योगिक क्रांति, मूल निवासियों का विस्थापन, आधुनिकीकरण के रास्ते, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आधुनिकीकरण की ओर। पिछले भाग में आपने मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक विश्व की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया था, जिसमें सामंतवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण और यूरोप तथा अमेरिका के बीच संपर्क अथवा टकराव, जैसा कि आप समझ गए होंगे। आधुनिक विश्व को बनाने में जिन घटनाओं का योगदान रहा वे इसी समय हुई। खासतौर से 15वीं शताब्दी के मध्य से विश्व इतिहास के दो अन्य परिवर्तनों ने ऐसी जमीन तैयार की जिसे आधुनिकीकरण कहा गया। ठीक है, खासतौर से कब? 15वीं शताब्दी के मध्य से विश्व इतिहास के दो अन्य परिवर्तन हुए, उन्होंने ऐसी जमीन तैयार की जिसे आधुनिकीकरण कहा गया। इसमें औद्योगिक क्रांति और राजनीतिक क्रांतियों की लड़ाई लड़ी जिसने प्रजा को नागरिक में तब्दील कर दिया। ठीक है, औद्योगिक और राजनीतिक क्रांति हुई थी जिसने प्रजा को नागरिकों में तब्दील कर दिया। इन राजनीतिक क्रांतियों की शुरुआत अमेरिकी क्रांति 1776 से 81 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 94 से हुई थी। ब्रिटेन दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र रहा है। देखिए बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटेन दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र रहा है। विषय 9 में आप इसका अध्ययन करेंगे कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। ऐसा कैसे और क्यों हुआ? लंबे अरसे से यह समझा जाता था कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण ने दूसरे देशों के औद्योगिकरण के लिए आदर्श नमूना प्रस्तुत किया। ठीक है, देखिए आदर्श नमूना कहा जाता था ब्रिटेन ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया था। विषय 9 में किए गए विचार विमर्श से आपको पता चलेगा कि इतिहासकारों ने औद्योगिकरण संबंधी पहले के कुछ विचारों को लेकर प्रश्न उठाए। हालांकि प्रत्येक देश ने दूसरों के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा, फिर भी उसने औद्योगिकरण के प्रस्तुत नमूनों का अंधानुकरण नहीं किया, जो का तो उसको नहीं अपनाया, बल्कि उसमें उन्होंने खोजबीन करी। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में कोयला और सूती कपड़े के उद्योग का विकास आधुनिकीकरण के पहले चरण में हुआ। देखिए, इसको आप नोट डाउन करिएगा कि ब्रिटेन में कोयला और सूती कपड़े के उद्योगों का विकास ये सब प्रथम चरण में हुआ था, जबकि रेलवे का आविष्कार ने इस प्रक्रिया में दूसरे चरण की शुरुआत की। पहले चरण में कोयला और सूती कपड़े का औद्योगिकरण हुआ था और दूसरे चरण में रेलवे का आविष्कार हुआ था। अन्य देशों जैसे रूस में औद्योगिक क्रांति काफ़ी देर से शुरू हुई। 19वीं शताब्दी के आखिर में यहाँ रेलवे और भारी उद्योग औद्योगिकरण के पहले चरण में ही विकसित होने लगे। इसी तरह औद्योगिकरण में राज्यों और बैंकों की भूमिका प्रत्येक देश से भिन्न रही है। 19वीं शताब्दी के आखिर में यहाँ रेलवे और भारी उद्योग औद्योगिकरण के पहले चरण में ही विकसित होने लगे। इसी तरह औद्योगिकरण में राज्य और बैंकों की भूमिका प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न रही। विषय 9 में जिस तरह ब्रिटेन के औद्योगिक विकास की चर्चा की गई है, उससे अन्य औद्योगिक देशों जैसे अमेरिका और जर्मनी जो महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्तियाँ रहे हैं, इनका आप नाम नोट करिएगा। अमेरिका और जर्मनी जो महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्तियाँ रहे हैं कि औद्योगिक प्रगति के बारे में आपको जिज्ञासा जागेगी। विषय 9 में इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। गरीब मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की बीमारियां, तपेदिक होता है टीबी, तपेदिक की बीमारियां। इसी तरह से विषय 11 में आप जापान और
कैडमियम और पारे के जहर के फैलने से हुए औद्योगिक प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसने लोगों को अंधाधुंध औद्योगिकरण के खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए जागृत किया। देखिए, औद्योगिकरण तो बढ़ा, उद्योगों से हमें मशीनें भी प्राप्त हुई, फैक्ट्रियां भी प्राप्त हुई, जिनसे हम बहुत जल्दी अपने काम को कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इसने हमारे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचाई। और इसी क्षति पहुंचाने के कारण लोगों के अंदर जागरूकता, धीरे धीरे जागरूकता आनी शुरू हुई और लोगों ने औद्योगिकरण के खिलाफ जन आंदोलन करने शुरू कर दिए, पर्यावरण आंदोलन करने शुरू कर दिए। यूरोपीय शक्तियों ने औद्योगिक क्रांति के बहुत पहले से अमेरिका, एशिया और दक्षिण अफ्रीका के हिस्सों में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। 10वां विषय आपको यूरोपीय उपनिवेशों द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ किए गए बर्ताव की कहानी बताता है। आबादकारों की बुर्जुआ मानसिकता ने, बुर्जुआ होती है पूंजीपति, आबादकारों की बुर्जुआ मानसिकता ने उन्हें जमीन और पानी से लेकर सब कुछ बेचने और खरीदने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मूल निवासी जो यूरोपीय अमेरिकियों को अभ्यस्त नजर आते थे, उनका पूछना था कि अगर आप हवा की ताजगी और पानी के बुलबुलों के मालिक नहीं हैं, तो उसे कोई कैसे खरीद सकता है। मूल निवासियों को जमीन, मछली और जानवरों पर मालिकाना हक जताने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उन्हें इन चीज़ों को बेचने और खरीदने की वस्तुओं के रूप में बदलने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर चीज़ों के आदान प्रदान की ज़रूरत थी तो उन्हें आसानी से उपहार में दिया जा सकता था। जाहिर है कि मूल निवासी और यूरोपीय सभ्यता की प्रतियोगी अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मूल निवासियों ने यूरोपीय अतिवृष्टि से अपनी संस्कृति को मिटाने नहीं दिया। हालांकि 20वीं शताब्दी के मध्य की अमेरिकी और कनाडा की सरकारें चाहती थी कि मूल निवासी मुख्यधारा से जुड़े। ठीक है, अमेरिका और कनाडा की सरकार ये चाहती थी कि मूल निवासी जो है वो मुख्य धारा से जुड़े, जो काम चल रहा है उसमें शामिल हो। इसी दौर में ऑस्ट्रेलिया में सत्ताधारियों ने उनकी परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का प्रयास किया। किसी को हैरत हो सकती है कि आखिर मुख्य धारा का मतलब क्या है। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किस तरह मुख्य धारा की संस्कृति के निर्माण को प्रभावित करती है। पश्चिमी पूंजीवाद, व्यापारिक, औद्योगिक और वित्तीय और 20वीं सदी के शुरू के जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। इनमें से कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहां यूरोपीय गोरे लोग बस गए। अन्य, जैसे कि भारत में ब्रिटेन शासन, सीधे औपनिवेशिक नियंत्रण के उदाहरण है। 19वीं और प्रारंभिक 20वीं सदी का चीन उपनिवेशवाद की तीसरी किस्म का उदाहरण है। यहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और जापान ने बिना सत्ता हाथ में लिए चीन के मामलों में दखल अंदाजी की। उन्होंने देश के संसाधनों से भरपूर फायदा उठाया। इससे चीन की प्रभुसत्ता को गंभीर ठेस पहुंची और चीन का दर्जा अर्ध उपनिवेश का हो गया। लगभग सभी देशों में शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलनों ने औपनिवेशिक शोषण को चुनौती दी। वैसे राष्ट्रवाद बिना औपनिवेशिक संदर्भ के भी उभरा, जैसा कि पश्चिम या जापान में हुआ था। सभी किस्म के राष्ट्रवाद लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांतों पर आधारित है। राष्ट्रीय आंदोलनों का मानना है कि राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए और इसी वजह से राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है। नागरिक राष्ट्रवाद भाषा, धर्म, जाति और लिंग पर ध्यान दिए बिना प्रभुसत्ता सभी लोगों के हाथ में प्रदान करता है। यह बराबर अधिकार वाले नागरिकों का समुदाय बनाने की कोशिश करता है और राष्ट्रीयता को जातीयता और धर्म से परे हटकर नागरिकता से परिभाषित करता है। जातीय और धार्मिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता का निर्माण किसी भाषा, धर्म या कुछ परंपराओं के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करते हैं, जहां लोगों को जातीयता के आधार पर परिभाषित किया जाता है। समान नागरिकता के आधार पर नहीं, बहुजातीय देश में
बहुजातीय मतलब जहाँ पर बहुत सारी जातियाँ होती है, जैसे भारत में बहुजातीय देश में राष्ट्रवादी प्रभुसत्ता चुने हुए समूहों, समुदायों तथा समुदायों तक सीमित कर सकते हैं। उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय की तुलना में बेहतर समझा जाएगा। समसामयिक काल में अधिकतर पश्चिमी देश राष्ट्रीयता की जातीयता की बजाय समान अधिकारों से परिभाषित करते हैं। एक प्रमुख अपवाद है जर्मनी, जहाँ जातीय राष्ट्रवाद की विचारधारा का लंबा और कष्टदायी इतिहास रहा है। जर्मनी में यह इतिहास एक तरह से 1806 में जर्मन राज्यों पर फ्रांस के शाही कब्जे के खिलाफ प्रतिक्रिया से शुरू हुआ। नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा विश्व भर में जातीय धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ प्रतियोगिता करती आई है। यही हाल आधुनिक भारत और चीन और जापान में भी रहा। जैसे औद्योगिकरण के भिन्न भिन्न तरीके रहे हैं, वैसे ही आधुनिकीकरण के कई मॉडल देखने को मिलते हैं। विभिन्न समाजों ने अपनी विशिष्ट आधुनिकता विकसित की। इसी मामले में जापानी और चीनी उदाहरणों से बहुत कुछ समझ में आता है। जापान उपनिवेशी नियंत्रण से आज़ाद रहने में सफल रहा और 20वीं सदी के दौरान तेजी से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर सका। द्वितीय विश्व युद्ध में हुई शर्मनाक हार के बाद जापानी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण को केवल युद्ध के बाद के चमत्कार के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए, जैसा कि विषय 11 में दिखाता है। यह उस उन्नति का नतीजा था जो जापान 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरू में बनाने में कामयाब हुआ। उदाहरण के लिए, क्या आपको मालूम है कि 1910 तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए फीस लगभग खत्म हो गई थी और सब बच्चों के लिए दाखिला अनिवार्य था। फिर भी जापानी आधुनिकीकरण की इस सन को आप लोग नोट करिएगा, 1910। क्या आपको मालूम है कि 1910 तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए फीस लगभग समाप्त हो गई थी और सब बच्चों के लिए दाखिला अनिवार्य था। फिर भी जापानी आधुनिकीकरण की अन्य किसी भी देश की तरह अपनी दिक्कतें थी। लोकतंत्र और सैन्यवाद के बीच, जातीय राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्रवाद के बीच, और जिसे बहुत से जापानी परंपरा और पश्चिमीकरण कहते हैं। तो देखिए, ये कहना चाहते हैं कि किसी भी देश की तरह अपनी दिक्कतें थी, ठीक है। जापान की भी अपनी अपनी दिक्कतें थी लोकतंत्र और सैन्यवाद के बीच। जातीय राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्रवाद के बीच, और जिसे बहुत से जापानी परंपरा और पश्चिमीकरण कहते हैं। देखिए, इनके बीच में जो भी इनकी जो संस्कृति थी, जो भी दिक्कतें थी, उसी को ही इन्होंने पश्चिमीकरण और परंपरा का नाम दे दिया। चीनियों ने औपनिवेशिक शोषण का और अपने नौकरशाह सामंत वर्ग का प्रतिरोध किसान विद्रोह, सुधार और क्रांति के जरिए किया। 1930 के दशक के शुरुआती सालों में चीनी साम्यवादी पार्टी, जिसकी ताकत किसानों में थी, ने औपनिवेशिक शक्तियों का और देश के कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रवादियों का सामना करना शुरू किया। उन्होंने अपने विचार देश के कुछ चुने हुए हिस्सों में आजमाने शुरू किए। उनकी समतावादी विचारधारा, भूमि सुधारों पर जोर और महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता ने 1949 में विदेशी उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादियों को उखाड़ फेंकने में मदद की। एक बार सत्ता में आने के बाद वे असमानताएं घटाने, शिक्षा फैलाने और राजनीतिक जागरूकता बनाने में सफल रहे। इसके बावजूद देश के एक पार्टी ढांचा और राज्य प्रायोजित दमन ने 1960 के दशक के मध्य के बाद राजनीतिक व्यवस्था के साथ बढ़ते असंतोष में योगदान किया। लेकिन साम्यवादी पार्टी काफ़ी हद तक देश पर अपना नियंत्रण रख पाई है, क्योंकि बाजार के कुछ सिद्धांतों को अपनाकर उसने खुद को दोबारा से अपना आविष्कार किया और चीन को आर्थिक शक्ति में तब्दील करने के लिए कड़ी मेहनत की। विभिन्न देशों ने आधुनिकता को अलग अलग तरीके से समझा और अलग अलग तरीकों से प्राप्त करने की कोशिश की।
यह रास्ता अपनी परिस्थिति और विचारों के संदर्भ में दिलचस्प कहानी पेश करता है। यह उस कहानी के कुछ पहलुओं से अपना परिचय करवाएगा। कालक्रम 4 है, लगभग 1700 से 2000 तक का। यह काल रेखा आपको यह बताएगी कि पिछले 300 वर्षों में दुनिया के अलग अलग भागों में क्या क्या घटित हो रहा था और किस प्रकार विभिन्न देशों के लोग अपने आधुनिक विश्व के निर्माण में क्या योगदान दे रहे थे। आपको यह विश्व में पिछली शताब्दी में हुई अफ्रीका के दास व्यापार और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन की स्थापना। देखिए, दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद क्या है? दक्षिण अफ्रीका में गोरे काले का भेदभाव था। इसी को ही जो है रंगभेद के नाम से जाना जाता है। यूरोप में सामाजिक आंदोलनों, राष्ट्र राज्यों के निर्माण, सामाजिक शक्तियों के विस्तार, औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, जनतंत्रीय और उपनिवेश विरोधी आंदोलनों के विषय में बताएगी। यह आपको कुछ अन्य अन्वेषणों और प्रौद्योगिक विकास के विषय में भी जानकारी देगी जो आधुनिकता संबंधी विचारों के सहयोगी रहे हैं। जैसा कि सभी काल रेखाओं के साथ हुआ है, काल रेखा कुछ तिथियों पर ही प्रकाश डालती है। इसके अलावा कुछ और तिथियां भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जब आप इन काल रेखाओं की कड़ियों को देखते हैं तो यह ना सोचें कि आपको केवल इन्हीं तिथियों को ही जानना है। इसका भी पता लगाएं कि क्यों विभिन्न कालों की काल रेखाएं विभिन्न तिथियों पर प्रकाश डालती है और इनका चयन आपको यह सब बताता है। अब देखिए, तिथि है, विश्व इतिहास के कुछ विषय है। तिथि 1720 से लेकर के 30 तक। ये अफ्रीका के बारे में बताते हैं कि पश्चिम अफ्रीका में स्थित दाहोमी के राजा अगाज, जो 1724 से 34 तक थे, अगाज ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। 1740 ईस्वी में इसे फिर से लागू कर दिया गया। दास प्रथा क्या होती है? लोगों को गुलाम बना लिया जाता है और वो उनके दास बन जाते हैं, पूरी तरीके से उनके ही नौकर बनकर रहते हैं। यूरोप में क्या था? यूरोप में था ये नेक्स्ट है, 1730 से 1740 के दौरान क्या हुआ था? यूरोप की बात है। यूरोप में कैरोलस लिनेयस और जानवरों का वर्गीकरण करने के लिए एक वर्गीकीय प्रणाली की खोज की। 1740 से 50 के काल में कुछ नहीं बताया है और 1750 से 60 में अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहली बार जो ये चेचक बीमारी है, चेचक का प्रकोप हुआ जिसे नाविकों ने फैलाया था 1775 में। ठीक है, यूरोप में कुछ नहीं दिखाया है। 1760 से 1770 में भी कुछ नहीं है। और इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे 1770 से 80। 1770 से 80 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपने चरम उत्कर्ष पर था। सभी औपनिवेशिक शक्तियां दास व्यापार कर रही थी। लाखों अश्वेत अफ्रीकी लोगों को प्रत्येक वर्ष अटलांटिक के पार भेजा जाता था, जिसे 2/3 समुद्री यात्रा के दौरान मर जाते थे। रूस में इमैलियन पगाचेव ने कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। किसने किया कृषक विद्रोह का नेतृत्व? रूस में इमैलियन पगाचेव ने। इसको आप नोट डाउन करिएगा। 1780 में अफ्रीका के बारे में कुछ नहीं है और 1780 से 90 के दशक में फ्रांस में क्रांति शुरू हुई थी। फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1790 से 1800 ईस्वी में कुछ नहीं बताया है। 1800 से 1810 में मोहम्मद अली ने मिस्र में शासन किया। 1805 से 48 तक मिस्र ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गया था। कब? 1805 से 48 में मिस्र ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गया था। ये इसमें पिक्चर भी दिखाई गई है। 1810 से 1820
अब 18 कुछ नहीं है 1810 से 1820 में भी। 1820 से 30 में पश्चिम अफ्रीका में लाइबेरिया की स्थापना, जो स्वतंत्र दासों का देश था। देखिए, लाइबेरिया जो था पश्चिम अफ्रीका में, इसकी स्थापना 1822 में हुई और ये स्वतंत्र दासों का देश था। लुई ब्रेल ने अंगुलियों से पढ़ने की प्रणाली को विकसित किया। 1823 में इंग्लैंड में यात्री रेलगाड़ी चलाई गई। 1825 में, ठीक है, उंगलियों से पढ़ने की प्रणाली लुई ब्रेल ने जो है 1823 में शुरू की थी और इंग्लैंड में यात्री रेलगाड़ी चलाई गई 1825 में। 1830 से 40 में अब्दुल कादिर ने फ्रांसीसियों के अल्जीरिया में बसने के विरुद्ध 1832 से 47 में आंदोलन किया और अनेक यूरोपीय देशों में उदारवादी 1840 से 50 के दशक में अनेक यूरोपीय देशों ने उदारवादी और सामाजिक आंदोलन 1848 में। 1850 से 60 में कुछ नहीं दिखाया है। ये आगे आता है 1860 से 70 के दशक में विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई। देखिए, सुएज नहर जो थी वो व्यापार के लिए खोली गई। यूरोप में रूसी कृषि दासों को स्वतंत्र कर दिया गया। 1870 से 80 के दौरान अफ्रीका में कुछ नहीं है। यूरोप में इटली और जर्मनी एक संयुक्त राष्ट्र राज्यों के रूप में उभर कर आए। 1880 से 90 में यूरोप के लोगों का अफ्रीका के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1890 से 1900 में पहली फिल्म का निर्माण, पहला ओलंपिक खेल एथेंस में संपन्न हुआ। पहली फिल्म कब बनी थी? यूरोप में पहली फिल्म बनी थी 1895 में और पहला ओलंपिक खेल एथेंस में संपन्न हुआ था 1896 में 1896 में। 1900 से 1910 महात्मा गांधी ने नस्लवादी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह की वकालत की। किसके खिलाफ वकालत की? नस्लवादी कानूनों के खिलाफ। ये नस्लवादी कानून क्या थे भाई? गोरे और काले मतलब रंग के आधार पर भेदभाव करने के संदर्भ में जो है वहाँ के गोरे लोगों ने कानून बना रखे थे। अब वो कानून क्या थे? देखिए, गोरे लोग और काले लोगों के लिए रहने की जगह अलग, उनकी बस्तियां अलग, उनके पहनने के लिए कपड़े अलग, उनके पानी पीने की टंकी अलग, यहाँ तक कि उनकी बसें भी अलग थी। वो नॉर्मली बसों में नहीं बैठ सकते थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो केवल और केवल श्वेतों के लिए है। जैसे हमने अपना जो पॉलिटिकल साइंस की बुक अगर हम देखें 11th क्लास का हमारा समानता वाला चैप्टर है, उसमें दिखाया गया है। उसमें ये एक पिक्चर बनाई हुई है, उसमें ये बताया है उसके माध्यम से कि पानी पीने की जगह श्वेतों के लिए दाएं साइड, अश्वेतों के लिए बाएं साइड में है और जो होटल वगैरह है उनमें रुकने के लिए विश्राम गृह लिखा था, उसमें विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए। और एक लाइन और उन्होंने लिखी हुई थी, कुत्ते, निग्रो और मैक्सिको वासी, इनके लिए जो है यहाँ पर जगह खाली नहीं है। इस तरीके से देखो, ये नस्ल के आधार पर ही भेदभाव था कि गोरे लोगों की पीने की टंकी इधर, काले लोगों की इधर। गोरे लोग इसमें बस में नहीं बैठ सकते हैं, इस सीटों पे गोरे लोग नहीं बैठ सकते, काले लोग नहीं बैठ सकते। इस तरीके का बहुत भद्दा तरीके का जो कुप्रथा थी ये चली आ रही थी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों के लिए 1910 से 1920 की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने श्वेत लोगों के लिए 87% भूमि आरक्षित करने हेतु कानून बनाए। देखिए, है ना। और यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। इस पूरे दशक में 1917 की रूसी क्रांति, 1820 में अफ्रीका में कुछ नहीं,
यूरोप में मुस्तफ़ा कमाल के नेतृत्व में तुर्की गणराज्य बना। 1930 से 40 में अंगोला में मोजाम्बिक एक प्रथम ट्रांस अफ्रीकी रेल सेवा पूर्ण हुई 1931 में। और यूरोप में हिटलर ने जर्मनी शासन की बागडोर हथिया ली थी 1933 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। 1940 से 50 में दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल पार्टी की विजय हुई और रंग भेद नीति की स्थापना 1948 में। ब्रिटेन और यूरोप में ब्रिटेन ने आयरिश स्वतंत्रता को समाप्त कर दी। ब्रिटेन ने आयरिश जो स्वतंत्रता थी इसको समाप्त कर दिया था 1949 में। 1950 के दशक में उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में घाना प्रथम स्वतंत्र देश बना था। उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में घाना बना था। डीएनए की खोज रूस में अंतरिक्ष यान स्पुतनिक भेजा था 1957 में। 1960 और 70 के दशक में 60 से 70 के दशक में अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना हुई 1963 में। यूरोप में विरोध आंदोलन चले 1968। 1970 से 80 के दशक में दोनों ही जगह पर कुछ नहीं। 1980 से 90 के दशक में यूरोप में मिखाइल गोर्बाचेव रूस के नेता बने थे। 1985 में और संपूर्ण विश्व में वेब का प्रारंभ हुआ था 1989 में। 1990 से 2000 में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया गया 1990 में और रंगभेद को समाप्त करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। वैज्ञानिकों ने यूरोप की बात है, वैज्ञानिकों ने डॉली क्लोन भेड़ बनाई जिससे आनुवांशिक इंजीनियरिंग की सीमा के बारे में नए विवाद प्रारंभ हो गए। अब ये 1720 से 1730 के दशक की बात है। इसमें विश्व इतिहास के कुछ विषय है। ये गुंजिन तुशु जिचेंग नामक सबसे विशाल विश्वकोश को चीन के मंचू शासक कांगक्षी ने छपाकर अधिकृत किया। दक्षिण अफ्रीका में कुछ नहीं है ये, एशिया में है ये, और दक्षिण एशिया में कुछ भी नहीं है। 1730 से 1740 के दशक में एशिया में भी और दक्षिण एशिया में भी कुछ नहीं। 1740 से 1750 में मराठों ने उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व का विस्तार किया था। 1750 से लेकर के 1760 में आओकी कोन्या एक जापानी विद्वान ने डच जापानी शब्दकोश का संकलन किया। 1758 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को प्लासी के युद्ध में पराजित किया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। 1757 में 1760 से 70 के दशक में एशिया में और दक्षिण एशिया में कहीं कुछ नहीं हुआ। 1770 से 80 के दशक में एशिया और दक्षिण एशिया यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। 1780 से 90 के दशक में अंग्रेजों ने भारत से चीन को अफीम का निर्यात किया जिसमें अत्यधिक वृद्धि हुई। 1790 से 1800 के दशक में रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की थी। 1800 से 1810 में कुछ भी नहीं है। ये दो पिक्चर लगाई हुई है। 1810 से 20 में भी नहीं है। 1820 से 30 में जावा के लोगों की डचों के खिलाफ बगावत, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। जावा के लोगों ने बगावत की थी डचों के खिलाफ 1825 से 30 के दशक में। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था 1829 में। 1840 से 50 में दोनों ही जगह पर कुछ नहीं हुआ था, ना तो एशिया में और ना दक्षिण एशिया में। 1850 से लेकर के 60 में थाईलैंड के राजा रामा चतुर्थ का शासन, उसने अपने देश में विदेशी व्यापार की शुरुआत की 1853 में और रेल और टेलीग्राफ लाइन का प्रारंभ 1853 में हुआ।
महान विद्रोह 1857 का भी शुरू हो गया था 50 से 60 के दशक में। 1860 से 70 में फ्रांसीसियों के इंडोचीन दक्षिण एशिया में आधिपत्य का प्रारंभ हुआ था 1862 में। 1870 से 80 के दशक में जापान की प्रथम रेल सेवा टोक्यो से याकोहामा का प्रारंभ 1872। दक्कन और दक्षिण भारत में अकाल पड़ा था 1876 से 78 में 50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखिए कितना भयंकर अकाल पड़ा था। 1880 से 90 के दशक में ब्रिटेन ने बर्मा म्यांमार पर अधिकार किया और 1885 से 86 में किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। 1900 से 1910 के दशक में जापानी जलसेना ने रूसी जहाजी बेड़ों को परास्त कर दिया था। 1910 से 1920 में एशिया में बैलफोर घोषणा पत्र ने फिलीपींस में यहूदियों को स्वदेश बनाने का आश्वासन दिया था। 1920 से 30 के दशक में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1921 में ईवी रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया। किसने? ईवी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया 1825 में। 1930 से 40 में इराक से सीरिया तक ब्रिटिश तेल पाइपलाइन बनी 1934 में। और दक्षिण एशिया में अर्देशीर ईरानी की आलम आरा सबसे पहली फिल्म बनी थी 1931 में। बगदाद की इस्तांबुल से जोड़ने वाली बर्लिन बगदाद रेलवे का परिचालन 1940 में शुरू हुआ था। 1940 से 50 के दशक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया जिसमें लगभग 1,20,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और बाद में बहुत से लोग विकिरण के प्रभाव से मरे। चीनी लोक गणराज्य का संगठन हुआ 1949 में और दक्षिण एशिया में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली 1947 में। 1950 से 60 के दशक में बांदुंग सम्मेलन 1955 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूत किया गया और दक्षिण एशिया में भारत गणतंत्र बना 1950 में, क्योंकि क्या हुआ था, भारत का जो संविधान था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 1960 से 70 के दशक में फिलिस्तीनी शरणार्थियों को एकत्रित करने के लिए अरब नेताओं ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना की 1964 में और वियतनाम युद्ध में 1965 से 73 तक चला। दक्षिण एशिया में सिरमावो भंडारनायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। विश्व की प्रथम महिला, देखिए पूरे विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी सिरमावो भंडारनायके 1960 में। 1970 से 80 के दशक में ईरान के शाह का तख्ता पलट किया गया। 1979 में बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में। 1980 से 90 के दशक में बैंगिंग चीन के तियाननमेन चौक में प्रजातंत्र के लिए विशाल प्रदर्शन 1989 में हुआ। भोपाल यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी प्लांट में रिसाव 1984 में। यह इतिहास में बहुत ही भयंकर औद्योगिक दुर्घटना थी जिससे हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इसको जाना जाता है। 1990 से 2000 में इराक, कुवैत और अमेरिका के मध्य खाड़ी युद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान ने नाभिकीय परीक्षण किए अपने इसी दौरान 1998। अब है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागरीय द्वीप। देखिए 1720 से 30 में पुर्तगालियों ने ब्राज़ील में कॉफ़ी का प्रचलन शुरू किया 1727 में और डच नाविक रोगेवीन
समोआ द्वीपों और प्रशांत महासागर के ईस्टर द्वीप में पहुंचा 1722 में। 1730 से 40 में स्टोनो दास विद्रोह का नेतृत्व एक शिक्षित दास जैमी ने किया। 1739 में 1740 से 50 में जुआन सैंटोस, जिसे अताहुआलापा सेकंड भी कहते हैं, ने पेरू के मूल निवासियों का नेतृत्व किया, किंतु उसका विद्रोह असफल रहा। 1750 से 60 के दशक में कुछ नहीं है। 1760 से 70 के दशक में ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध ओटावा कबीले के चीफ पॉन्टिक ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। 1763 में कैप्टन कुक की प्रशांत महासागरीय 3 यात्राओं में प्रथम 1768 से 71 में हुई थी। 1770 से 80 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। 1776 में 1780 से 90 में अमेरिका का संविधान बना। डॉलर का पहली बार अमेरिकी मुद्रा के रूप में प्रयोग 1787 में हुआ। प्रथम ब्रिटिश अपराधियों को ऑस्ट्रेलिया के बोटानी बे भेजा गया 1788 में। 1790 से 1800 में कुछ नहीं है। 1800 से 1810 में मैथ्यू फ्लिंडर्स ने परिक्रमा की और ऑस्ट्रेलिया नाम रखा, जिसका अर्थ दक्षिणी है। 1801 से 1903। 1820 से 30 साइमन बोलीवर ने वेनेजुएला को स्वतंत्रता दिलाई। 1821 में 1830 से 40 में अमेरिका ने ट्रेल ऑफ टीयर्स, आंसुओं की पगड़ी, जिसमें हजारों पूर्वी क्षेत्रों के अमेरिकी मूल निवासियों को जबरन पश्चिम की ओर खदेड़ा गया, जिसमें बहुतों ने मार्ग में ही दम तोड़ दिया। 1838 में चार्ल्स डार्विन ने प्रशांत महासागर में गलपगोस द्वीपों की यात्रा की, जिसके फलस्वरूप विकास के सिद्धांत को समझने में सहायता मिली। 1840 से 50 में सेनेका फॉल्स, न्यूयॉर्क की बैठक में अमेरिकी महिलाओं के समान अधिकार का आह्वान किया। 1848 में ब्रिटिश और माओरिस ने न्यूजीलैंड में वैटंगी की संधि पर हस्ताक्षर किया। 1840 में इसके बाद माओरिस लोगों ने अनेक विद्रोह किए। 1844 से 88 में 1850 से 60 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भाप की नियति जलयान सेवा पहली बार शुरू की गई। 1856 में शुरू की गई थी। देखिए, अब उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत द्वीप समूह है। 1860 से 70 में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। संविधान के 13वें संशोधन द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ब्रिटेन में ऑस्ट्रेलिया बंदियों को भेजने पर प्रतिबंध लगा था 1868 में। 1870 से 80 के दशक में टेलीफोन रिकॉर्ड प्लेयर, बिजली के बल्ब का अन्वेषण। 1880 से 1900 में कोका कोला की खोज, जो हम कोका कोला पीते हैं, उसकी खोज हुई थी। 1886 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला था। 1893 में 1900 से 1910 में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। 1903 में 1910 से 20 के दशक की बात करें तो हेनरी फोर्ड्स ने कार उत्पादन का प्रारंभ किया। 1913 में अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली पनामा नहर खोली गई। 1914 में पश्चिम सेमोआ की 1/5 जनसंख्या इन्फ्लुएंजा से समाप्त हो गई। 1918 में 1920 से 30 के दशक में अमेरिका की वॉल स्ट्रीट ऑफ एक्सचेंज में भारी गिरावट 1929 में आई। इससे महामंदी का दौर शुरू हुआ। 1932 तक
1,20,00,000 व्यक्ति बेरोजगार हो गए। न्यूजीलैंड सरकार के विरुद्ध सेमोआ के मो लोगों का विद्रोह 1929 में। 30 से 40 के दशक में कुछ नहीं हुआ। 1930 से 40 के दशक में 1940 से 50 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। 1950 से 60 में क्यूबा क्रांति के बाद फिदेल कास्त्रो 1958 में सत्ता में आए। 1960 से 70 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक आंदोलन शुरू हुआ। 1963 में अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिनियम, 1964 में प्रजातीय पार्थक्य पर प्रतिबंध लगा। नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई। 1968 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की भूमि पर उतरा। 1969 में 1970 से 80 के दशक में महिलाओं के आंदोलन के कारण अमेरिकी कांग्रेस ने समान अवसर अधिनियम पारित किया। टोंगा और फौजी ने ब्रिटेन की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त की। पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गया। न्यूजीलैंड को नाभिकीय अस्त्र मुक्त न्यूजीलैंड को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। 1984 में रैरोटोगा की संधि ने दक्षिण पैसिफिक को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषित किया। ये क्रियाकलाप है। यदि आप इस पुस्तक में दी गई 4 काल रेखाओं की तुलना करें तो आप बाएं खाने में दिए गए तिथि क्रम के कालों में विभिन्नता पाएंगे, जिसके पीछे के कारणों के बारे में आप क्या सोचते हैं। अपने आप एक काल रेखा बनाने की कोशिश करिए और घटनाओं को अपने चयन के कारण बताइए। ये है हमारी औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन में 1980 के दशक और 1950 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। आप इसको नोट डाउन करेगा। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है प्रथम औद्योगिक क्रांति क्या थी। तो 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ, जिसमें बदलाव आया, उसी को प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव हुए। बाद में यूरोप के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे ही परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों का उन देशों तथा शेष विषय के समाज और अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास का यह चरण नई मशीनों और तकनीकियों से गहराई से जुड़ा है। इन मशीनों तथा तकनीकों ने पहले की हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया। इस अध्याय में कपास और लोहा उद्योग में हुए परिवर्तनों की रूपरेखा दी गई। ब्रिटेन के उद्योगों में शक्ति के एक नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक स्रोत से प्रयोग होने लगा। इसके प्रयोग से जहाज़ों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति अधिक तेज हो गई। जिन आविष्कर्ताओं तथा व्यापारियों ने यह परिवर्तन लाने में योगदान किया,
योगदान दिया था, उनमें से बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से ना तो धनवान थे और ना ही वे बुनियादी विज्ञानों जैसे भौतिकी या रसायन में शिक्षित थे। जैसा कि उनमें से कुछ वैज्ञानिकों की पृष्ठभूमि पर नज़र डालने से यह पता चलेगा कि आगे चलकर औद्योगिकरण की वजह से कुछ लोग तो समृद्ध हो गए, पर इनके प्रारंभिक दौर को लाखों लोगों के काम करने की खराब एवं बदतर रहन सहन की परिस्थितियों से जोड़ा जाता है। इनमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल हैं। इससे विरोध भड़क उठा। फलस्वरूप सरकार को कार्य करने की परिस्थितियों के नियंत्रण के लिए कानून बनाने पड़े। अब ये दिया हुआ है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वान जैसे फ्रांस में जॉर्जिस मिशेले ने, जर्मनी में फ्रेडरिक एंजेल्स द्वारा किया गया। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक और अर्थशास्त्री आर्नल्ड टायनबी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 से 1820 के बीच हुए थे। इस दौरान ब्रिटेन में जॉर्ज तृतीय का शासन था, जिसके बारे में टायनबी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कई व्याख्यान किए। उनके व्याख्यान उनको असामयिक मृत्यु के बाद 1884 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए, जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पर व्याख्यान, लोकप्रिय अभिभाषण, टिप्पणियाँ और अन्य अंश। परवर्ती इतिहासकार T.S. एश्टन, पॉल मंतू और एरिक हॉब्सबॉम मोटे तौर पर टायनबी के विचारों से सहमत थे। 1780 के दशक से 1820 के दौरान कपास और लौह उद्योग, कोयला खनन, सड़कों और नहरों के निर्माण और विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हुई। एश्टन ने तो इस औद्योगिक क्रांति का उत्सव मनाया जब इंग्लैंड छोटी छोटी मशीनों और कल पुर्जों की बाढ़ से मानो आप्लावित हो गया। ब्रिटेन क्यों? बच्चों, अपनी इस वीडियो को हम आज यहीं तक रखते हैं। आगे का चैप्टर हम दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप अपने चैनल को देखते रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।